गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो बच्चों आप सब लोग। आज हम एक अगला टॉपिक वेव ऑप्टिक्स के अंदर लेके आए हैं और जिस टॉपिक का नाम है बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग इसमें वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वेव का जो नेचर होता है वो एडवांस लेवल पर किस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, क्या इसके यूजेज हैं और क्या इसके टाइप्स होते हैं, किस कंडीशन में कौन सा टाइप बनता है, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को दबा के शेयर करिए। ठीक है, और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, और डेफिनेशन में मेंशन किया गया है इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम व्हेन लाइट वे फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज सुपरइम्पोज विद ईच अदर। कि बच्चों जो ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है ये फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग है, किसकी, वेव की। ठीक है, पहली बात। उसके बाद में इस हैपनिंग के अंदर वेव किस तरीके से एक कोई भी लाइट की वेव दूसरी लाइट की वेव के साथ में किस तरीके से ट्रीट करती है उसको, एक दूसरे के साथ में दोनों वेव का क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से दोनों वेव मिल के कोई थर्ड वेव का फॉर्मेशन करती हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि क्लियरली ये बोला गया है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, अच्छा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट वो वेव ऑफ लाइट, ठीक है, कि जब कोई भी एक वेव दूसरी वेव के साथ में सुपरइम्पोज होती है, सुपरइम्पोज दैट मीन्स सुपरइम्पोज का मतलब उसके साथ में कनेक्ट होती है, उससे मिलती है। ठीक है, तो मिलने पर सुपरइम्पोज होने पर एक नई थर्ड वेव का फॉर्मेशन करती है, और वो थर्ड वेव का जो इंटेंसिटी होगा, थर्ड वेव का जो नेचर होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, वो किस तरीके की होगी, आइए उसको समझते हैं हम। ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं एक वेव का, कि हमारे पास में बेटा क्या है, एक वेव है इस तरीके की। ठीक है, ये एक वेव है हमारे पास में इस तरीके की, ये बात सभी को समझ आई। ये वेव जो है इस तरीके से खुद को ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक सेकंड वेव, यानी कि इस वेव को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लो कि इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है मैंने ले लिया बेटा क्या, y1। ये बात समझ में आई आपको, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो y1 ले लिया। इसके साथ साथ में एक दूसरी वेव, एक लाइट की दूसरी वेव वो इमिट हो रही है किसी भी कॉरेंट सोर्स से। कॉरेंट सोर्स ये क्या होता है, या भी आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी दो सोर्स से निकलने वाली कोई भी टू वेव जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, सुपर इम्पोज दैट मीन्स कि जब मिलती हैं तो किस तरीके से थर्ड पार्टी या थर्ड वेव का जो फॉर्मेशन करती हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हमारे पास में कोई दूसरी और वेव है, वो इस तरीके से क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रही है खुद को। ठीक है, इस तरीके से, ये बात सभी को समझ आई क्या, इस तरीके से दोनों ये ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों वेव जब आपस में सुपर इम्पोज होंगी, दैट मीन सुपर इम्पोज होने का मतलब जैसे यहाँ से ये ना इन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, जब यहाँ से दोनों वेव ट्रैवल करेंगी तो उसके बाद में दोनों यहाँ पे जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी, उसके बाद में फिर आगे ट्रैवल करेंगी, उसके बाद में फिर यहाँ पे आके मीट करेंगी, उसके बाद में फिर ट्रैवल होगा इनका। तो यहाँ पर जो इनका मीट हो रहा है यानी कि मिल रही हैं, इसको कहेंगे हम सुपर इम्पोज होना, यानी कि सुपर इम्पोज ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोजिशन कहलाता है या सुपर इम्पोज होना कहलाता है। तो एक्चुअली जब ये दोनों मिलेंगी तो इसका हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं बेटा y2। ये बात सभी को समझ आई कि पहले वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड y1, दूसरी वाली जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है y2। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वेव, अब आपको इतना पता है कि हर एक वेव की अपनी खुद की एक इंटेंसिटी होती है। आपके पास में जो y1 एम्पलीट्यूड की जो वेव है उसकी खुद की एक इंटेंसिटी होगी, y2 वेव जो है आपके पास में y2 एम्पलीट्यूड की जो वेव है उसकी भी खुद की एक इंटेंसिटी होगी। जब ये दोनों सुपर इम्पोज होंगी तो दोनों सुपर इम्पोज होने के बाद में एक नई वेव का फॉर्मेशन होगा, और जो नई वेव का जो फॉर्मेशन होगा उसके अंदर जो इंटेंसिटी जनरेट होगी वो इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सम ऑफ द y1 प्लस y2 होगा। दैट मीन्स कि दोनों वेव मिलके एक नई स्ट्रॉन्ग वेव बनाएंगे जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी
स्ट्रांग होगी, दैट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी यदि ज़्यादा है उसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा रहा होगा, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहा होगा तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस वेव को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। ये बात समझ में आई? यानी कि इसको हम कोई नाम दे देते हैं वाई, इसका जो एम्पलीट्यूड है क्या हो जाएगा, वाई। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की इंटेंसिटी मिलके एक हाई इंटेंसिटी जनरेट करती हैं, और जब हाई इंटेंसिटी जनरेट होगी किसी वेव की तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। तो क्या आपको दिखाई दिया कि जो y है कितना बड़ा एम्पलीट्यूड है y1 और y2 के कंपैरिजन में। इतनी बात समझ में आई आपको? ऐसे ही देखो, यहाँ पर देखो कि इसका जो एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे ही इसका एम्पलीट्यूड देखो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप का, यानी कि ऐसे सुपर इम्पोजिशन में जब आपकी दो वेव मिलके एक तीसरी वेव बना रही होती हैं और उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, तो ऐसे केस में होने वाले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम कहते हैं बेटा क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हैपनिंग जो होती है वेव के केस में, इस हैपनिंग को हम कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये चीज हम पढ़ेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और फॉर द वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर भी हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इनकी इंटेंसिटी को ऐड किया जाता है, किस तरीके से इनके एम्पलीट्यूड को ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पर इंटेंसिटी क्या इंक्रीज हो रही है, तो जिस केस में इंटेंसिटी यदि इंक्रीज हो उस केस को बेटा हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बात सभी को समझ आई? यदि इंटेंसिटी लॉस हो रही होती, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटेंसिटी लॉस हो जाए, तो लॉस के केस में जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बात समझ में आई आपको? तो डिस्ट्रक्टिव को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे इस तरीके से कि हमने क्या ले लिया, एक रे ले लिया, यानी कि रे नहीं सॉरी वेव ले लिया, क्योंकि हम लोग रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। तो हमने एक वेव ले लिया इस तरीके से, और एक दूसरी वेव, अब ये एक वेव है, इसको भी हम नाम दे देते हैं, सपोज इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, y1 एम्पलीट्यूड हमने दे दिया। ये बात आप सभी को समझ आई, ठीक है। और अब हमने क्या किया कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड का वो अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, यानी कि हम इसको ऐसे दूसरी वेव को इस तरीके से ले लेते हैं, यानी कि पहली वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है और इसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है वो है नीचे की तरफ, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या, y2, यानी कि अपोजिट साइड में है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो ऊपर की साइड है, इसका एम्पलीट्यूड है नीचे की साइड में है, तो ये दोनों के दोनों जो आपकी वेव है ये इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इनका एम्पलीट्यूड हो जाएगा कैंसिल। क्यों? क्योंकि एक का अपोजिट ऊपर है एक का नीचे है, तो दोनों अपोजिट कंडीशन में होने की वजह से इनका जो एम्पलीट्यूड है कैंसिल हो जाएगा, और जब एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स कि कोई भी नई वेव का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर एम्पलीट्यूड जीरो है, यदि एम्पलीट्यूड जीरो है तो ऐसे केस में बच्चे जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी, इंटेंसिटी भी आपकी जीरो होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ध्यान रखना इस टाइप की जो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है, इस टाइप का जो प्रैक्टिकल होता है, इस टाइप के प्रैक्टिकल को या वेव नेचर को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बात क्लियर? ठीक है, तो अब आगे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर जो एम्पलीट्यूड है उसको माइनस करते हैं। कब ये जीरो होता है, तो जीरो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कब ये पॉजिटिव होता है, कब ये नेगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अगला टॉपिक क्या है, तो इंटरफेरेंस के अंदर किस तरीके से आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेव। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंडर या उसके तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके एम्पलीट्यूड को ऐड करते हैं, एम्पलीट्यूड को ऐड करने के बाद में इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो आइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी को किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे, तो ये बताता है हमको कौन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आई। जैसा कि मैंने अभी इस टॉपिक में बताया आपको कि यदि आपके पास में क्या है, यदि आपके पास में कोई वेव है इस तरीके से वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और कोई दूसरी वेव है आपके पास में वो इस तरीके से ट्रैवल हो रही है, ठीक है, इस तरीके से ट्रैवल हो रही है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही है। दूसरी वेव ले रखी है, ये फर्स्ट वाली वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास में y1, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास में दूसरी का y2, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी हमारी, रिजल्टेंट जो वेव बनेगी बेटा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, उसका एम्पलीट्यूड हमने मान लिया कि लेट कर लिया क्या, उसका एम्पलीट्यूड y लेट कर लिया, तो उसका एम्पलीट्यूड बच्चे होगा y = y1 + y2, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा वो सम के इक्वल आएगा, कौन कौन सा, y1 + y2 का जो सम है उसके इक्वल आएगा हमारी जो नई जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो y = y1 + y2, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे। सिमिलरली यदि हमारा, अब ये जो केस है हमारा कंस्ट्रक्टिव केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि हमारे पास में क्या हो, डिस्ट्रक्टिव केस हो, तो डिस्ट्रक्टिव केस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव केस में हमारा हो जाएगा, मान लो कि कोई वेव है आपके पास में इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके से वो ट्रैवल हो रही है वेव, ठीक है, इस तरीके से। और ध्यान से समझना जरा कि यदि हमारे पास में इस टाइप का उसका क्या है, कोई अपोजिट, यानी कि पहली वाली वेव है, दूसरी वाली वेव इस तरीके से अगर खुद को ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो क्या होगा, तो इसको नाम दे देते हैं हम क्या, y1, इसको नाम दे देते हैं y2, ठीक है। यदि इनका एम्पलीट्यूड इक्वल है, यदि इनका जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, जैसा कि इंटरफेरेंस के केस में मैंने आपको बताया, तो वो हो जाएगा क्या, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यदि आपका जो एम्पलीट्यूड है कम या ज़्यादा है और अपोजिट फेज में हो, अपोजिट एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस केस में क्या होगा कि सपोज दैट कि यहाँ पर देखो y1 आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये y1, इसको आप इक्वली समझना, ठीक है, ये y1 आपको क्या बड़ा दिखाई दे रहा है, और जो ये y2 है ये थोड़ा y1 के कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड है उसको नीचे की तरफ जो कवर करेगा वो y2 कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि जो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा थर्ड वेव का, जो थर्ड वेव जो फॉर्म होगी इन दोनों की वजह से, उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो किस तरीके से होगा, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर तो नीचे जा नहीं सकता क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा इस तरीके से आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ये है आपका ये थर्ड जो वेव आपकी फॉर्म हुई, इसका आप नाम दे दो y, तो इसका जो y की वैल्यू होगी वो y1 - y2 होगी। ये बात आप सभी को समझ आई, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये क्या कहता है कि ये यदि आपका कंडीशन इस टाइप से अगर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। और यदि कोई आपकी जो वेव्स हैं इस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं तो उसको बोलेंगे हम क्या, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये बात सभी को क्लियर हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो वेव्स हैं, ठीक है, उनका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये कौन बताता है, ये बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेव। तो इसी चीज़ को हम इंटरफेरेंस के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। तो इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन की सेम ही थ्योरी है आपकी, सेम थ्योरी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक्चुअली जो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर वेव। हालांकि फिजिक्स के अंदर मोस्टली टॉपिक में आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज के केस में भी हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि हम वहाँ पे ही पढ़ते हैं, हम लोग मोस्टली टॉपिकों में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या, वेव का सुपरपोजिशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, कि जो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा था, इंटरफेरेंस के केस में हमने ये पढ़ा कि कोई भी टू वेव मिलके एक, जब कोई भी टू वेव सुपर इम्पोज होती हैं या मिलती हैं तो एक न्यू तीसरी वेव का फॉर्मेशन करती हैं। तो तीसरी वेव का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है,
तो उस फॉर्मेशन में उसकी इंटेंसिटी कब इंक्रीज होगी, उसकी इंटेंसिटी कब डिक्रीज होगी, तो ये कौन बताता है, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताता है। ठीक है, यानी कि जब उनका एम्पलीट्यूड क्या करोगे आप ऐड करोगे या उनकी इंटेंसिटी को आप ऐड करोगे तब उसकी हायर इंटेंसिटी आपको मिलेगी तीसरी वेव की, और जब आप उसको अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के साथ में माइनस करोगे तो उस केस में आपको डिस्ट्रैक्टिव सुपरपोजिशन या डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको मिलता है। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, लेस इंटेंसिटी आपको मिलेगी उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो लेस इंटेंसिटी कब होती है, ठीक है, और आपकी जो हाई इंटेंसिटी कब होती है वो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जब हाई इंटेंसिटी होगी तो हाई इंटेंसिटी के केस में क्या होगा कि जो आपका जो ब्राइटनेस है रिजल्ट का, वो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जो फ्रिंजेस बनेंगी, हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्रिंजेस क्या होती हैं। जो फ्रिंजेस की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या फिर सुपरपोजिशन होगा तो उस केस में बनने वाली जो फ्रिंजेस होती हैं उनका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम होगा। तो इतना आप समझ लीजिए, डिस्ट्रक्टिव के केस में जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम होती है, और कंस्ट्रक्टिव के केस में जो ब्राइटनेस है फ्रिंजेस की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक तीसरी वेव का जो रिजल्ट है वो निकालने जा रहे हैं। कि हमने क्या किया है कि दो वेव हैं, दोनों वेव को हम लोग क्या करेंगे, हम सुपर इम्पोज कराएंगे इन इक्वेशंस की हेल्प से, और जब दोनों को सुपर इम्पोज हम कराएंगे तो एक तीसरी वेव बन के तैयार होगी। उस तीसरी वेव की बनने वाली इंटेंसिटी क्या होगी, एक छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक की हेल्प से हम लोग समझेंगे। ठीक है, हमने क्या ले रखा है कि हमारे पास में कोई एक वेव है, उसका जो उसको हमने y1 लेट कर लिया, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू हमने लेट की a1 sin ओमेगा टी। ठीक है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा वेव के लिए इक्वेशंस। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उठा के रख दी है। ठीक है, और y2 का जो लेट किया है वो a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। भाई एक्चुअली ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस भी तो हो सकता है, तो यदि फेज डिफरेंस होगा तो वो उसको हमने ले लिया 5। तो सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि जो ये आपको a1 a2 जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, ये एक तरीके से एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ये 5 जो दिखाई दे रहा है ये फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जो 5 है ये क्या है, फेज डिफरेंस है। ये बात सभी को समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन जो पोजीशन प्रिंसिपल है हमारे पास में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एंड दोनों वेव्स को सॉल्यूशन करेंगे, दोनों वेव को सॉल्व करेंगे, और तीसरी रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वो सारी चीज़ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसको हमने y लेट कर लिया, तो y1 प्लस y2। ठीक है, यानी कि उसका जो रिजल्ट होगा वो y1 प्लस y2 के जो सम है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर, यानी कि इससे जो हमारा इक्वेशंस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डायरेक्टली पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे y इक्वल्स टू y1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, देखो y1 की वैल्यू हमारे पास में a1 sin ओमेगा टी, यही है ना, a1 sin ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद में प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, y2 की जो वैल्यू है हमारे पास में a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। भाई ये बात आपको दिखाई दे रही है, ये जो 5 है, ये 5 क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद में जो a1 a2 जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है हमारे पास में, ये एम्पलीट्यूड, आप बोल लो क्या है, एम्पलीट्यूड। ये पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, ये दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड है। इन दोनों का सॉल्यूशन करके हम जो थर्ड वेव फॉर्म करेंगे उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो हम निकालेंगे। ठीक है, अब इसके साथ में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है इस इक्वेशंस के अंदर कि ये साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्या आपको इस टाइप का फॉर्मूला पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आपको, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, आप सभी जानते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है क्या? तो जरा इस फॉर्मूले का यूज करके बस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू
A1 साइन ओमेगा टी अपनी जगह पर स्टैंड करेगा। उसके बाद में जो हमारा ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इस वाले फंक्शन को हम क्या सॉल्व करें, क्या किस तरीके से लिख पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस A2, देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हम इसको लिखेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से ओपन करके, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ठीक है, प्लस उसके बाद में कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा हमारा A2 कॉस ए साइन फाइव, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद में तो देखो y की जो वैल्यू हमने इस तरीके से निकालने के बाद इसको हम क्या सॉल्यूशन करेंगे आगे जाके, जरा देखो इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यानी कि इसमें से जो कॉमन आ रहा है साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे A1 प्लस A2, ठीक है, कॉमन लेंगे साइन ओमेगा टी, तो अंदर क्या बचेगा कॉस फाइव बचेगा, क्या बचेगा कॉस फाइव, तो बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा साइन ओमेगा टी। उसके बाद में पीछे जो बच रहा है A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, क्या बच रहा है A2 कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव। इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो अब आपको क्या करना है कि छोटा सा अजम्पशन करना है, कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है, और वो अरेंजमेंट या जो एज्यूम आप कर रहे हो सिर्फ वो इसलिए कर रहे हो कि जिससे आपकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ आसान हो जाए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक काम करना है, जो A1 प्लस A2 कॉस फाइव है, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या ले लो A कॉस थीटा लेट कर लो, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आई। उसके बाद में ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको कि A2 साइन फाइव, इसको थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम कर लो, इसको ले लो A साइन थीटा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस उसके बाद में ये जो कॉस ओमेगा टी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, और ये जो A2 साइन फाइव है इसको लिखेंगे A साइन थीटा। ये बात क्लियर। तो देखो ये चीज़ आपको यहाँ पे इतनी समझ में आई कि नहीं ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो कि यहाँ से A कॉमन आ रहा है, देखो, ठीक है, ये A कॉमन अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। इतनी बात क्लियर। तो ज़रा एक इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसका ऑब्जर्वेशन करोगे आप, ऑब्जर्व करो ज़रा ध्यान से, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको साइन A प्लस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका A साइन। अब देखो ये इसको लिखेंगे हम लोग साइन A प्लस बी, यानी कि ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, फाइव दैट मीन्स कि थीटा, क्या थीटा। इतनी बात क्लियर। तो A का जो हमने कॉमन लेने के बाद में सिर्फ कुछ नहीं किया है, अंदर साइन A प्लस बी का फॉर्मूला फॉर्म कर लिया है, ठीक है। जरा आगे देखो इसको। इसके बाद में देखो अभी आपने क्या एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया A कॉस थीटा इक्वल्स टू A1 प्लस A2 कॉस फाइव, ये एज्यूम किया। जरा यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करके आप आगे ले गए, आपने साइन A प्लस बी का फॉर्मूला फॉर्म किया, यानी कि ये अजम्पशंस जो आपने माने थे इनको आप बाहर निकाल के जरा लिख लीजिए। यानी कि आपने A कॉस थीटा को क्या ले रखा है, A1 प्लस A2 कॉस फाइव ले रखा है, ठीक है। सिंपली आगे जो फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको A2 साइन फाइव, उसको क्या लेट किया है आपने A साइन थीटा, क्या वैल्यू ले रखी है साइन थीटा की, A2 साइन फाइव, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसको इक्वेशन सेकंड। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का दोनों साइड स्क्वायर करना है और दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। बस सिंपली हम लोग अब क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस वाली साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, जरा इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव,
ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। जरा यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि देखो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इस ए स्क्वायर को हम बाहर लेके कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा 1 होता है। यानी कि अभी इस चीज़ को सॉल्यूशन करेंगे पहले, बाद में। पहले देखो इसको, देखो आप इस वाले इधर वाली साइड को देखो, इसकी जो LHS साइड है, LHS साइड क्या कहता है, तो इसको ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, A1 स्क्वायर प्लस, यानी कुछ नहीं है, सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और इसको क्या है, ओपन करना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab A1 A2 कॉस फाइव। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद में जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको। आगे इसको देखो, आगे अब इसको आगे किस तरीके से करेंगे, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है आपने, ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है क्या, कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो ये जो आपको थीटा था ना यहाँ पे, थीटा, ये थीटा नहीं है, फाइव था, जरा फाइव चल रहा है, देख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, हम लोग इसको एक साथ लिखेंगे, और एक साथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना आपको A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसको इसके साथ लिख लो आप, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है, और जो बचा बीच में पीछे उसको लिख लो आप 2A1 A2 कॉस फाइव। जरा एक चीज़ ध्यान से देखो कि इसके अंदर कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, यानी कि A2 स्क्वायर दोनों में ही प्रेजेंट है, और जब दोनों में ही ये प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। फाइनली वी कैन राइट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और देखो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। इस तरीके से हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। अब जरा इसको सॉल्यूशन करेंगे, स्क्वायर से इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। ठीक है, और इसका आ जाएगा अंडर रूट। इस तरीके से a की वैल्यू निकल के यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ज़रा ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका A1 और A2 है, A1 ये क्या है, एक एम्पलीट्यूड है, क्या एम्पलीट्यूड है हमारी फर्स्ट वेव का, क्या फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है। और जो हमारा A2 दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये हमारा है आपका कि जो सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है, यानी कि एम्पलीट्यूड फॉर सेकंड वेव, जो दो वेव आपने ले रखी हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो दोनों का एम्पलीट्यूड आपका इस तरीके से हम लोग उसको राइट करेंगे। उसके बाद में जो फाइव आपको दिखाई दे रहा है, ये फेज डिफरेंस में आपको पहले भी बताया था कि ये फेज डिफरेंस है, यानी कि फाइव जो है क्या है, ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि कोई भी दो वेव सेम फेज में हो, फेज डिफरेंस भी तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था y1 और y2 के जो इक्वेशन से लेके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ठीक है, तो उसको किस तरीके से राइट करेंगे फिर, तो a की जो वैल्यू अभी आपने निकाली वो निकाली आपने अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। भाई आपने अभी a की वैल्यू यही तो निकाली। ये a एक्चुअली है क्या,
ये एम्पलीट्यूड है हमारी जो रिजल्टेंट वेव है, जो हमने थर्ड वेव जो फॉर्म की है विद द हेल्प ऑफ वेव फर्स्ट एंड वेव सेकंड। दोनों की इंटेंसिटी जब मिलेगी तो मिलके एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी बनाएगी, और उस स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की वजह से जो थर्ड वेव की जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोनों इंटेंसिटी जो हमारी फर्स्ट और सेकंड जो वेव है, दोनों की इंटेंसिटी मिलके काम कर रही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वेव का, वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, एक काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होने का मतलब एक ही वैल्यू आपका इस तरीके से निकल के आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ठीक है, जरा इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो जो के है ये कांस्टेंट का काम करेगा और ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आपको इंटेंसिटी चाहिए भाई, फाइनली जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं रिजल्टेंट थर्ड वेव की। रिजल्टेंट जो वेव है हमारी थर्ड वेव, उसकी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग क्या, जो हमारी फर्स्ट वेव है और जो सेकंड वेव है उसकी वजह से। ठीक है, उसकी हेल्प से। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको ए स्क्वायर के अंदर जो ए स्क्वायर है इस जगह पर आप ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू के ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, हमने क्या जस्ट ये ए की वैल्यू निकाली थी, तो इससे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो रिजल्टेंट वेव की। ठीक है, ये बात समझ आई सभी को। ठीक है, अब जो इंटेंसिटी होती है ये, ठीक है, ये कई सारी कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि जो आपकी जो वेव है, जो आपकी वेव जो ट्रैवल कर रही हैं, सेकंड और फर्स्ट वेव है, वो किस जगह से उसको स्टार्ट होना है, किस जगह से उसको स्टार्ट नहीं करना है, कब वो ब्राइट फ्रिंजेस देगा, कब वो डार्क फ्रिंजेस देगा। ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ होगा, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव और जो हमारा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है या कंस्ट्रक्टिव जब इंटरफेरेंस होता है उस केस में क्या होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, और जब किसी भी वेव की इंटेंसिटी हाई होगी तो उससे बनने वाली जो फ्रिंजेज होगी उस फ्रिंजेज की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और यदि हमारा डिस्ट्रक्टिव केस है तो इस केस में इंटेंसिटी लॉस होता है, और जब इंटेंसिटी लॉस या जीरो होता है तो उस केस में जो हमारी फ्रिंजेस बनेंगी उन फ्रिंजेस की जो ब्राइटनेस होगी लगभग जीरो होगी। ठीक है, या बहुत ज़्यादा कम, यानी कि डार्कनेस होगी उस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रिंजेस क्या होते हैं ये लोग हम प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे इसको कि व्हाट इज़ फ्रिंजेस विड्थ क्या होता है। ठीक है, पोजीशन फ्रिंजेस की क्या होती है, ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके से पहले हम लोग उनकी कंडीशंस पढ़ते हैं इसी टॉपिक में कि भाई उसकी फ्रिंजेस की बनने की कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इस इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस होती हैं, तो कंडीशंस कुछ इस तरीके से होती हैं कि जब भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो उस केस में जो हमारी वेव है, यानी कि ये जो हमारी एक प्राइमरी वेव होगी या आप यूँ कह लो फर्स्ट वेव होगी, और फर्स्ट वेव के साथ साथ जब दूसरी वेव को आप लिंक करोगे तो उस दूसरी वेव को यदि कुछ फेज डिफरेंस के साथ यदि आपको स्टार्ट करना हो तो आपको इस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उस वेव को स्टार्ट करना पड़ेगा। उस वेव को स्टार्ट करने का जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, जैसे कि जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये कि यदि आप एक पहली वाली जो वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन यदि सेकंड वेव, यदि आपको क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपको हाईली इंटेंसिटी चाहिए। हाईली इंटेंसिटी कब मिलेगी, हाईली इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी आपको जब मिलेगी जब दोनों वेव्स एक तरीके से दोनों सुपर इम्पोज होंगी, दोनों मिलेंगी। तो अगर यहाँ से मैं आपकी इस वेव को, पहली वाली वेव तो यहाँ से ट्रैवल हो ही रही है, लेकिन दूसरी वाली वेव जीरो से यदि मैं स्टार्ट करता हूँ, जीरो से यदि यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो दूसरी वाली वेव भी इसी जो ये पाथ है इसी पाथ को फॉलो करेगी। दैट मीन्स कि दोनों की दोनों सुपर इम्पोज होंगी, और दोनों के दोनों सुपर इम्पोज होने के केस में क्या होगा, सुपर इम्पोज होने के केस में कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन या इंटरफेरेंस एक तरीके से रिजल्ट की फॉर्म में देंगे। इसका मतलब कि जो आपकी फ्रिंजेस बनेगी वो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब क्या है कि दोनों की दोनों जो इंटेंसिटी हैं वो दोनों की दोनों इंटेंसिटी ऐड होंगी, और ऐड होने के बाद में जो तीसरी वाली जो वेव है, तीसरी वाली जो वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी। ठीक है, उसके बाद में इसी तरीके से आपको अगर आगे से स्टार्ट करना है तो आपको 2 पाई से स्टार्ट करना पड़ेगा, 4 पाई से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है 2 पाई से स्टार्ट करते हो तो वेव इस तरीके से ट्रैवल करेगी। ठीक है,
4 पाई से अगर स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव जो सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस होता है उसको गेट करने का तरीका या ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म करने का तरीका। यदि आपको क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस एक तरीके से आपको क्रिएट करनी है, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस आपको चाहिए, तो डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पाथ फॉलो करना पड़ेगा या जो पाथ डिफरेंस आपको रखना है वो क्या रखना है, पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई या 7 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल में आपको रखना है। यहाँ पे आपको इवन मल्टीपल में रखना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा, एक तरीके से ये पाथ डिफरेंस है, यानी कि दोनों का पाथ डिफरेंस, यानी कि पहली वाली और दूसरी वाली का जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है। जो वेव्स उनकी पाथ डिफरेंस से हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग इससे कर रहे हैं, हम लोग डेल्टा से, ठीक है। तो ये बात सभी को, लैम्डा जो दिखाई दे रहा है ये वेवलेंथ के लिए हमने यूज किया, ठीक है, वेवलेंथ के लिए यूज किया, ठीक है। अगर ये आपको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चाहिए या डिस्ट्रक्टिव आपको इंटरफेरेंस चाहिए तो आपको जो वेव स्टार्ट करनी है वो पाई से स्टार्ट करनी है। इसका मतलब ये है कि एक वेव, देखो यहाँ से एक वेव इस तरीके से जा रही है, ठीक है। यदि आपको इस तरीके से इसको डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो दूसरी आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी, इस तरीके से करनी पड़ेगी, यानी कि पाई से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब ये वाली वेव यहाँ पहुँचेगी तो ये वाली वेव यहाँ पे होगी, अपोजिट साइड में होंगी ना, इनका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा तभी तो ये एक दूसरे को के लिए कैंसिल करने का काम करेंगी, और जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे दैट मीन्स कि वहाँ पे इंटेंसिटी का लॉस होगा, और जब इंटेंसिटी का लॉस होगा तभी तो डार्कनेस आप क्रिएट कर पाओगे, अदरवाइज तो ब्राइटनेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके इंटेंसिटी को क्या लॉस करने का काम कर दिया है। जब ये वेव यहाँ पे आप या इस जगह पर पहुँचेगी उस टाइम पर ये वाली वेव कुछ यहाँ ट्रैवल कर रही होगी इस जगह पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रैवल करेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ब्राइटनेस, जब ब्राइटनेस चाहिए तो आपको इस तरीके से किसी वेव को स्टार्ट करना है, ठीक है, सेम फेज से स्टार्ट करना है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जब आपको डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो आपको ऑड मल्टीपल के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं आपका ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस गेट करने के लिए, ठीक है। आगे इसके बाद में हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है सर यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक के फॉर्म में, ठीक है, अगले टॉपिक के रूप में, ठीक है।